नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रामपुर से खबर, नवरीत के परिजनों से मिले प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद रहे। बीएल पुनिया, पूर्व सांसद राजाराम पाल, सुष्मिता देव की मौजूदगी रही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत हुई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई थी किसान नवरीत सिंह की मौत। रामपुर का मामला, प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंची, अंतिम अरदास में पहुंची। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत हुई थी और रामपुर पहुंची अब प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर उन्होंने मुलाकात की परिवार से। अंतिम अरदास नवरीत की यहां पर और वहां पर मुलाकात कर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त की। उसी दौरान की यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह अंतिम अरदास के वक्त की तस्वीर है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई थी किसान नवरीत सिंह की मौत और रामपुर के अंदर परिजनों से मुलाकात भी प्रियंका गांधी ने की है। नवरीत के परिजनों से मुलाकात प्रियंका गांधी की हुई। तो वहीं रामपुर में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, नवरीत का परिवार अकेला नहीं, पूरा देश साथ है। आपको बता रहे कि उन्होंने कहा कि किसानों पर कृषि कानून से बड़ा जुल्म हो रहा है। बीजेपी वाले किसानों को आतंकवादी कहते हैं। किसान आंदोलन राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी की तरफ से इन बातों को आज कोट किया गया और सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा गया। किसानों पर कृषि कानून से बड़ा जुल्म हो रहा है। बीजेपी वाले किसानों को आतंकवादी कहते हैं। अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की, उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। तो यूपी में वजूद तलाशने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है और आज जिस तरह से रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, सीधे तौर पर कई तरीके के संकेत और संदेश यहां से देने की कोशिश यहां पर की है, क्योंकि 2022 जितना जितना नजदीक उतने कांग्रेस के कदम ज्यादा राजनीति की ओर उत्तर प्रदेश में। और उसी की एक तस्वीर भी आज आप देखिए। रामपुर जब मृतक किसान के परिवार से मिलने के लिए पहुंची, नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची, उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस के लिए प्रियंका का ये पैतरा आज दिखाई दिया। किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसानों की हिमायती पार्टी बनने के लिए ये कांग्रेस का एक स्टंट नजर आया। किसान बहाना, सरकार पर निशाना, क्योंकि किसान के अगर परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी, मृतक किसान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंची थी, तो वहां पर सरकार पर निशाना साधना क्या राजनीति नहीं? ये एक बड़ा सवाल जरूर इसी पूरे दौरे से फिलहाल रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। तो किसान बहाना है और सरकार पर निशाना साधना है। रामपुर के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। आपको बता रहे किसानों को लेकर तमाम पार्टियां एक एक कर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे कोई किसानों के बीच जाकर, तो कोई इस तरह से। कांग्रेस पार्टी ने जैसे आज नवरीत के परिवार से जाकर मुलाकात की। हर कोई चाहता है कि किसानों के वोट बैंक पर सेंधमारी की जाए, किसानों को अपने आप को एक हिमायती पार्टी के तौर पर किसानों को दिखाया जाना शुरू किया जाए। 2022 बेहद नजदीक है, चुनाव बेहद नजदीक है
और ऐसे में इन चुनावों को अभी से साधना बेहद जरूरी होगा। किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। आप कहीं की भी किसानों की बात करें, एक बहुत बड़ा वोट बैंक किसानों का है, लेकिन इसमें जाट किसान और तमाम दूसरे किसानों के बीच के जो वोट बैंक के धड़े बटे हुए हैं, उनको एक साथ करना जरूरी किसी भी पार्टी के लिए होगा। लेकिन फिलहाल तमाम पार्टी चाहती हैं कि एक एक कर जो किसानों के वोट बैंक के धड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके अपने खाते में जोड़ लिया जाए और 22 की जो जंग है उसको आसान बना लिया जाए। मेहंदी हसन हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहंदी हसन, प्रियंका गांधी पहुंची रामपुर, वहां पर किसान के परिवार से मुलाकात हुई, लेकिन इसी बीच सरकार पर निशाना भी साधा है। क्या यहां से 22 को साधने की कोशिश की है? जी, आज प्रियंका गांधी पहुंची रामपुर और वहां पर परिवार वालों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई? जी, प्रियंका गांधी वहां पहुंची हैं और उसके पहुंचने के बाद परिवार वालों को सांत्वना दी है और लगातार उन्होंने इस बात को कहा है कि ये जिस तरीके की शहादत हुई है किसान की, तो इसको लेके उनको जो दुख है वो उनके साथ है, उन परिवार के साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मेहंदी हसन पहुंचे, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची और परिवार वालों से मुलाकात की, उसी दौरान उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लेना नहीं छोड़ा। तो वहीं प्रियंका गांधी पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा। आपको बता रहे कि प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर निशाना साधा, किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी पर मोहसिन रजा बरसे आज और प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के उस पूरे राजनीतिक दौरे पर निशाना साधा है। किसानों के जरिए राजनीति करने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है, मोहसिन रजा की तरफ से आज कहा गया। तो प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को लेकर आज मोहसिन रजा ने निशाना साधा। मोहसिन रजा ने साफ लफ्जों में कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी। नहीं दे पाते थे वो प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे, जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले। जब आज देश में किसान संपन्न हो रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में किसान सहायता राशि सीधे उनके खातों में जा रही है, आपके बिचौलियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। आज आप गली गली घूम रही हैं, सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और किसान भाइयों को जिनको आप गुमराह कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोगों की कलई सामने आ रही है प्रदेश और देश की जनता के कि कांग्रेस आज भी किसानों को ही कंधों पर बंदूक चलाने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहती है। खबर लखनऊ से, जहां पर अस्पताल की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अस्पताल के कर्मचारी को नहीं मिला इलाज, इलाज न मिलने से कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों का अस्पताल में हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। सिविल अस्पताल की लापरवाही साफ तौर पर लखनऊ में देखी गई। अस्पताल के कर्मचारी को इलाज नहीं मिला, इलाज न मिलने से कर्मचारी की मौत भी हो गई। तो लखनऊ का मामला, सिविल अस्पताल में इलाज कर्मचारी को नहीं मिला और इसके बाद यहां पर काफी हंगामा परिजनों की तरफ से देखा गया। करते यहीं सिविल में ड्यूटी करते हुए पापा भी एक्सपायर हो गए हैं और उनका लड़का भी यहीं ड्यूटी करते हुए झलका रहे भाई।
तो अस्पताल में परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है। लखनऊ में सिविल अस्पताल के अंदर एक अस्पताल के ही कर्मचारी को जब इलाज नहीं मिला तो उसके बाद कर्मचारी के परिजनों की तरफ से अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। करते यहीं सिविल में ड्यूटी करते हुए पापा भी एक्सपायर हो गए हैं और उनका लड़का भी यहीं ड्यूटी करते हुए झलकारी भाई। तो सिविल अस्पताल की लापरवाही लखनऊ में साफ तौर पर दिखाई दी। अस्पताल के ही कर्मचारी को वहां पर इलाज नहीं मिला और इलाज ना मिलने से कर्मचारी की वहां मौत हो गई। फिलहाल इसके बाद परिजनों की तरफ से काफी हंगामा किया गया। अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही, अस्पताल का ही कर्मचारी था जिसको इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो सिविल अस्पताल का यह मामला है जहां पर लापरवाही से अस्पताल के ही कर्मचारी की मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारी को इलाज की जरूरत थी लेकिन अस्पताल ने इलाज नहीं दिया, लापरवाही बरती और जिसके बाद उसकी मौत हुई और परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह का आरोप अस्पताल पर लगाया गया कि लापरवाही की वजह से अस्पताल के ही कर्मचारी की इलाज के अभाव में मौत हो गई, क्या कुछ मामला है? किस तरह की लापरवाही अस्पताल के स्तर पर हुई? रवि से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ही यहां पर अस्पताल के कर्मचारी की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह पर अब ईडी कसेगा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह केस दर्ज होगा। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। सत्येंद्र सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। तो सत्येंद्र सिंह पर 2012 से 2014 के बीच कौशाम्बी में डीएम रहते हुए गलत ढंग से खनन पट्टे आवंटित करने के गंभीर आरोप लगे। साथ ही सत्येंद्र सिंह ने डीएम रहते हुए 279 शस्त्र लाइसेंस बांटे जो चर्चा का विषय बने। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लखनऊ में एलडीए के वीसी के पद पर रहने के दौरान भी उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला इन पर दर्ज हुआ है। केस इस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट पर की जाएगी। फिलहाल सत्येंद्र सिंह पर अब भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। अकूत संपत्ति इनके घर से, इनके ठिकानों से बरामद हुई है सीबीआई के छापे में। तो पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता नजर आएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज होगा केस। मनी और लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। वाजपेयी, जिस तरह से सीबीआई के छापे पर तमाम अकूत संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति सत्येंद्र सिंह के घर से, ठिकानों से बरामद हुई, अब ईडी इस पर जांच करेगी। सत्येंद्र सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। किन किन मामलों पर, किन किन समय के घोटालों पर यहां पर बातचीत होगी, साथ ही साथ जांच पड़ताल चलेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से लगातार सीबीआई खनन घोटाले में परत दर परत चीजों को ओपन कर रही है और हर उस तह तक जाने की कोशिश कर रही है जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले के पीछे है, जिसमें 2012 से 2014 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो भी खनन पट्टे हुए, जिनको लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति हो या तत्कालीन बी चंद्रकला हो या अभय कुमार हो, विवेक हो, सभी आईएएस अधिकारियों पर लगातार सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। हालांकि 3 आईएएस अधिकारियों के पहले ही ईडी केस दर्ज कर उसकी जांच भी कर रही है, क्योंकि अब जब सीबीआई ने 8 कानों पर छापेमारी की थी जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है, ऐसी स्थिति में सीबीआई ने एंटी करप्शन यूनिट जो सीबीआई है उससे ईडी ने संपर्क किया है और एफआईआर की कॉपी मांगी है। तो निश्चित है कि अब ये कॉपी मिलने के बाद भी पूरे मामले का केस दर्ज करेगी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। तो निश्चित है कि सत्येंद्र कुमार सिंह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जहां 2012 से 14 के बीच में खनन पट्टों को लेकर उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, जिसमें सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर हानि पहुंची और बड़े पैमाने पर उन्होंने जो भू माफिया थे, जो बाकी जो कहीं न कहीं खनन में अपना साम्राज्य चलाते थे, उनको फायदा पहुंचाया। साथ ही साथ में लखनऊ वीसी रहते हुए और लखनऊ जिलाधिकारी का प्रभार देखते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर जो भू खंड आवंटन में अनियमितताएं कर जो भी अकूत संपत्ति कमाई। वाजपेयी, जिस तरह से आपने खनन का जिक्र किया, खनन घोटालों की जांच होती है और सत्येंद्र सिंह से और पूछताछ होती है, क्योंकि जिस शासनकाल में ये हुआ उसके मंत्री पर भी कई संगीन आरोप है और उसके मामले में जेल में भी हैं, तो कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई एक चीज का खुलासा कर रही है और उनके 36 बैंक अकाउंट और 8 से ज्यादा नौकर और 44 से ज्यादा संपत्तियां, 2.5 करोड़ से ज्यादा के जेवर
और बड़े पैमाने पर उनके आवास से भी पुरानी करेंसी बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को तह तक जाने की कोशिश होगी कि भी इन सारे डॉक्यूमेंट का अध्ययन चल रहा है, कहां कहां उन्होंने निवेश किया है, कहां कहां उनके पास बेनामी संपत्तियां हैं और बाकी जो चीजें हैं वो कितनी और उनके पास है, उनको खोजने की कोशिश लगातार एंटी करप्शन यूनिट सीबीआई की कर रही है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरा कोतवाली पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। बिसरा कोतवाली के कोतवाल पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। एसएचओ बिसरा मुनीश चौहान पर 2.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा। एक युवक को छोड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। नाराज ग्रामीणों ने बिसरा कोतवाली का घेराव किया। क्या डीसीपी हरीश चंद्र अपने मातहतों पर लगाम नहीं कस पा रहे? बड़ा सवाल। किसके शहर पर मनमानी कर रहा है एसएचओ मुनीश चौहान? तो बिसरा कोतवाली पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने बिसरा कोतवाली का घेराव किया। तो बिसरा कोतवाली पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। क्या डीसीपी हरिश्चंद्र अपने मातहतों पर लगाम नहीं कस पा रहे? क्या किसके शहर पर मनमानी कर रहे हैं एसएचओ मुनीश चौहान? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, बिसरा कोतवाली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, ये तमाम लोग पहुंचे बिसरा कोतवाली और वहां पर इन्होंने हंगामा किया है, वजह क्या है, मांग क्या है? देखिए तुषार, दो पक्षों में ये झगड़ा होता है और दो पक्ष में एक दूसरा जो पक्ष है वो पुलिस को फोन करता है। कोतवाल एसएचओ मुनीश कुमार जी को फोन किया जाता है, लेकिन जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि 100 नंबर कॉल की जाती है। तो दूसरी तरफ से जब कोतवाल मौके पर पहुंचते हैं तो दूसरे पक्ष जो अधिवक्ता जो भाटी है, आदेश भाटी को पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है, हिरासत में अवैध तरीके से रखा जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी किसी तरीके का कोई आदेश नहीं, ना कोई गिरफ्तारी का आदेश है, जिसके बाद में अवैध तरीके से उन्हें रखा जाता है। उनके बाद उसकी भाभी आती हैं, भाभी के साथ मारपीट की जाती है, कहते हैं कि लात भी मारी जाती है और दूसरे पक्ष से 2.5 लाख रुपए लेने का भी आरोप कोतवाल मुनीश चौहान पर लगाया गया है। जिसके बाद थाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और साफ तौर पर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उच्च अधिकारी जो डीसीपी हरिश्चंद्र हैं और एसीपी मौके पर पहुंचे, उन्होंने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उनका ग्रामीणों का साफ सैकड़ों की संख्या में महिला समेत लोग वहां पर इकट्ठे रहे। उनका साफ कहना है कि एसएचओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तभी हम हटेंगे। तो आश्वासन दिया गया है जो डीसीपी द्वारा कि जल्दी 3 दिन के अंदर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जो ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायत दी गई है और लिखित शिकायत के बाद अब जो है घेराव को हटाया गया है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब गाजियाबाद से, जहां पर फर्जी फर्म चलाने वाला व्यापारी गिरफ्तार हुआ। मेरठ जीएसटी टीम ने व्यापारी विकास जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। अपनी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर यह चला रहा था 30 फर्जी फर्म। कई फर्जी फर्म बनाकर करीब 200 करोड़ का काट चुका है फर्जी बिल। आयकर विभाग को लगा चुका है फर्जी बिल बनाकर 42 करोड़ का चूना। तो फर्जी फर्म चलाने वाला गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 2 करोड़ 23 लाख का कैश भी बरामद हुआ है। मेरठ जीएसटी की टीम ने छापा मारा था और ये पूरी कार्रवाई की है। अपनी पत्नी के नाम पर चलाता था, अपनी कई फर्जी फर्मों को बनाकर करीब 200 करोड़ का फर्जी बिल भी काट चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्जी बिल का लगभग 42 करोड़ का चूना लगा चुका है। ऋषभ भारद्वाज, मेरठ की जीएसटी टीम ने व्यापारी विकास जैन को गिरफ्तार किया। फर्जी बिल काटता था, फर्जी फर्म इसके पास थी। पूरी किस तरह से इस तरीके ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लगाता था? जी बिल्कुल, देखिए तुषार, जीएसटी टीम ने विकास के घर पे छापेमारी की है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में विकास रहता था। इसने करीब 30 फर्जी फर्म बना रखी थी, जो कि अपनी बीवी के नाम पर और यहाँ तक कि जो उनका ड्राइवर था उसके नाम पर भी फर्म बनाई थी और करीब 200 करोड़ रुपए का व्यापार कर भी चुका था उससे और 42 करोड़ का ये चूना भी लगा चुका है। हालांकि पुलिस ने जब छापेमारी की तो 2 करोड़ 37 लाख रुपए इसके घर से भी बरामद किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।